अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन्स का। हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 40। हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास अल्केन जो है वो क्या होते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन देखेंगे अल्केन्स का। डिटेल में आज हमने अल्केन्स को स्टडी करना है, ठीक है। साथ हम देखेंगे कि अल्केन्स का अगर नाम दिया हो तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, या अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। हम अल्केन्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल सब कुछ यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। बात करते हैं अल्केन्स की। तो अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास अल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अल्केन्स क्या है? हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह आपस में अटैच होते हैं अल्केन्स हमारे पास, क्योंकि कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू आपस में ज्वाइन हुए होंगे, ठीक है। हमने कहा कि अगर सैचुरेटेड, जैसे हमने कहा था कि मेन हाइड्रोकार्बन्स की जो है वो दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमने ये बात की ना थी कि सैचुरेटेड जो है उसमें अल्केन्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें क्या था, हमारे पास कैटेगोरिकली टू टाइप्स थी। फर्स्ट वन इज अल्केन्स एंड सेकंड वन इज अल्काइंस, ठीक है। तो ये हमने बात जो अपने पीछे कर ली है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं अल्केन्स को, जो कि हमारे पास क्या है, एक तरह के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हमारे पास अल्केन्स में जो भी बॉन्ड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो हमारे पास वो कहता है कि सैचुरेटेड जो है, वर्ड सैचुरेटेड, बेसिकली ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं हम अल्केन्स को? कहते हैं कि जो सैचुरेटेड है यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो। कार्बन की हमें पता है ना टेट्रावैलेंसी होती है। टेट्रावैलेंसी क्यों होती है? क्योंकि ये ग्रुप 4 से बिलोंग करता है। ग्रुप 4 से बिलोंग करता है तो इसके एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन की टेट्रावैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो विद अदर हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनमें हमारे पास जो कार्बन है वो 4 ग्रुप से बिलोंग करता है और उसके एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो क्या करता है कि हमारे पास ये कार्बन था, इसके एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसने शेयरिंग करने से, जब इसने शेयरिंग की विद हाइड्रोजन्स, तो क्या किया, इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो शेयरिंग करने के बाद जो है इसने जो बॉन्ड्स बनाए विद हाइड्रोजन्स, वो कौन से बॉन्ड थे? वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड थे। और वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किस किस के दरमियान थे? बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कार्बन के एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने कैसे अपने ऑक्टेट को पूरा किया, ताकि हमारे पास एक तरह का ये मीथेन का स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास मीथेन तो ही होता है ना जिसके पास, यानी कि जिसके अंदर कार्बन सिर्फ एक मौजूद हो, यानी कि ये होता है ना हमारे पास मीथेन। अगर इसको हम ओपन करके लिखें, हमारे पास कार्बन था, इसकी टेट्रावैलेंसी थी, एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे पड़े हुए थे। अब दूसरा हमारे पास था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास उसके एटॉमिक शेल में जो है वो एक आंतर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था। इसको डुप्लीकेट पूरा करने के लिए मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे अगर इन चारों को देखें तो इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं, इसके पास कितने हैं? 4। तो कितने मजीद चाहिए? 4। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 4 हाइड्रोजन आके इस कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब इसमें इसको भी एक चाहिए, यहाँ पे इसको भी एक चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन होगा उसको भी एक चाहिए, यहाँ पे इसको भी एक चाहिए। तो ये आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो ज्वाइनिंग कर लेंगे। तो सारे के सारे कार्बन के कौन से बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। ये जो इसके सिंगल बॉन्ड्स है, बेसिकली ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये किसकी बात हो रही है? ये अल्केन्स की बात हो रही है, ठीक हो गया। अल्केन्स में कौन से बॉन्ड होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास से इसकी जो शेयरिंग हुई है वो किससे हुई है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से हुई है, ठीक है। अब सैचुरेटेड जो होता है ना, हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। सैचुरेटेड का मतलब है फिल होना, ठीक है। एक तरह आप ये समझ लें कि एग्जांपल लेने की, हमारे पास क्या है, एक बीकर। अब इसके अंदर 1 लीटर ऑफ वाटर मौजूद है। हमने क्या करना है, एक शुगर का स्पून है वो ऐड किया, फिर दूसरा शुगर का स्पून ऐड किया, फिर तीसरा, फिर चौथा।
अब जब पांचवा करेंगे तो वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा। इसने 4 स्पून जो थे शुगर के वो डिजोल्व कर लिए 1 लीटर वाटर के अंदर, लेकिन जो पांचवा था वो यहाँ पे डिजोल्व नहीं हुआ। इससे क्या समझ में आया कि इसकी 5वें स्पून को शुगर के 5वें स्पून को डिजोल्व करने की एबिलिटी इसमें नहीं है। ये कितने मैक्सिमम शुगर के स्पून को डिजोल्व कर सकता है? 4। ठीक है, चूंकि हमारे पास वाटर 1 लीटर है, ठीक है, तो इसकी कोई ना कोई मैक्सिमम एबिलिटी होगी ना कि वो कितनी शुगर को अपने अंदर डिजोल्व करेगा, तो वो मैक्सिमम 4 स्पून ऑफ शुगर को अपने अंदर डिजोल्व करेगा। 5वां जो स्पून होगा वो यहाँ पे डिजोल्व नहीं हो सकेगा, यानी कि उसकी डिजोल्विंग एबिलिटी जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी 5वें स्पून की जगह। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यही चीज हमारे पास यहाँ पे होती है कि कार्बन जो है इसने अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया, इसमें मजीद कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें मजीद शेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फिल है, सैचुरेटेड है। ठीक हो गया, क्योंकि कार्बन में पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हैं, तो अपना ऑक्टेट पूरा करके सेटिस्फाई कर लिया अपनी उसने वैलेंसी को। उसकी वैलेंसी पहले टेट्रा वैलेंसी थी और उसकी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो ये बात हमने की जनरल अल्केन्स की कि अल्केन्स में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, अगली बात हम करते हैं कि हमारे पास जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये हो सकते हैं कि हमारे पास इथेन हो, यानी कि हमारे पास मीथेन हो, इथेन हो, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसका फॉर्मूला भी हम ड्रा कर लें थोड़ा सा, तो हमें आइडिया ये हो जाएगा कि सारे के सारे जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही होते हैं। देखिए क्या है, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन कार्बन 2। इसका स्ट्रक्चर होगा हमारे पास ये इथेन का। इथेन क्यों कह रहे हैं इसको? इथेन मतलब इथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब कि ये अल्केन से बिलोंग कर रहा है। ठीक हो गया, तो इस तरह हमारे पास जो होता है इसके सारे के सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें इसी स्ट्रक्चर को लेते हुए, हम बात कर रहे हैं इथेन की। ठीक है, इसमें हमारे पास ये सैचुरेटेड है, ये जो कार्बन था इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके एटॉमिक शेल में पहले ही थे, 4 इसने मजीद शेयरिंग किया हाइड्रोजन के साथ और अपने जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना लिए हैं। इसकी हमारे पास वैलेंसी थी टेट्रा वैलेंसी। ठीक है, और ये टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई थी। अब टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई है वो किस चीज के साथ सेटिस्फाई हुई है? वो सेटिस्फाई हुई है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है, उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, अब हमारे पास अगर थोड़ी सी बात करें मजीद, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें सैचुरेटेड को, डिफरेंशिएट करना चाहें फ्रॉम अनसैचुरेशन से, तो हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास ना कोवलेंट बॉन्ड की भी टाइप्स होती हैं, देख लेते हैं वो कौन सी हैं। कोवलेंट बॉन्ड की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, और सेकंड हमारे पास है पाई कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं। अब सिग्मा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि ये हमारे पास 2 मजीद उसकी जो है कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं। हम इसको समझेंगे तो हमारे पास सैचुरेशन का और अनसैचुरेशन का जो डिफरेंस है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है वो कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना हमारे पास, ये स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बॉन्ड होता है। क्यों हमारे पास जो सिग्मा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है ना वो हेड टू हेड होती है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है। अब ये वीक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है वो पैरेलल होती है। ठीक हो गया, इसके ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है? पैरेलल। और सिग्मा में क्या हो रही है? हेड टू हेड। तो जब हेड टू हेड होगी तो हमारे पास सिग्मा जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपना बॉन्ड बनाएगा विद कार्बन एटम्स। ठीक हो गया, अब वो कह रहा है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इथेन का, ठीक है, अब उस इथेन में वो कह रहा है हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है ना,
ये बेसिकली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड नहीं रहता, ये क्या होता है, सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। हम पहले सिर्फ ये पढ़ते आए हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है अल्केन्स के अंदर, जिनके कार्बन का हाइड्रोजन का सारा बॉन्ड सिंगल हो रहा होता है, और उनमें कौन सा हो रहा होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हमने यही कहा था ना कि इथेन में हमारे पास ये जो होते हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन जब हमने कहा कि हमारे पास सैचुरेशन का मजीद अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास इसका नाम क्या होता है, सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको इधर से थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। हमने अभी रिसेंटली एक एग्जांपल भी देखी है कि जब हमारे पास एक बीकर में 1 लीटर ऑफ वाटर मौजूद है, 4 शुगर के स्पून इसने डिजोल्व कर दिए, 5वां डिजोल्व नहीं कर रहा क्योंकि उसकी डिजोल्विंग एबिलिटी खत्म हो चुकी है। ठीक है, यही बात, यही एग्जांपल हमने जब अनसैचुरेशन इनके अल्कीन्स और अल्काइंस में पढ़ेंगे तो हमें ये सिंगल सिग्मा बॉन्ड से सिंगल जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है वो हमें इसका फर्क मजीद समझ में आ जाएगा। यानी कि इसका नाम क्या बन गया, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्यों है कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इसकी यहाँ जैसे यहाँ पे डिसऑर्डर एबिलिटी खत्म होगी तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी तो इसका क्या नाम होगा हमारे पास, सिंगल सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो सिंगल सिग्मा बॉन्ड है ये एक्सप्लेन करता है सैचुरेशन को। कैसे कि जो हमारे पास कार्बन है उसके एटॉमिक शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो ग्रुप 4 से बिलोंग कर रहा था, उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी बाय सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड विद अदर हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। बात घूम फिर के वही आ रही है कि हमारे पास कार्बन की टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है बाय सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ये बात हमने की है अल्केन्स की। सारी बहस हमने क्या किया है कि अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। सैचुरेटेड की एग्जांपल को हमने यहाँ से समझा, एक तरह का फील होना आप कह लें, उसकी यहाँ पर डिसॉल्विंग एबिलिटी खत्म हुई थी, सेम यहाँ पर उसकी मजीद वो कोई फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक हो गया, हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स को भी देख लिया है कि हमारे पास सिग्मा होते हैं और पाई बॉन्ड होते हैं। हमने उनकी फर्दर डिटेल में नहीं गए सिग्मा और कोवलेंट की, क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत अब कह लें कि वसी टॉपिक है, हम एफएससी में इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी था कि ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की मजीद 2 टाइप्स होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमारे पास पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। अब बात की है हमने सिग्मा बॉन्ड की, यानी कि हमने बात की है सैचुरेशन की। सैचुरेशन हमने ये कहा कि सिग्मा बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर बात करें अनसैचुरेशन की, यानी कि थोड़ा बहुत अनसैचुरेशन को भी समझें कि कैसे अनसैचुरेशन जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम सैचुरेशन। ठीक है, तो अनसैचुरेशन जो है वो कैटेगोरिकली अल्कीन्स और अल्काइंस में हमारे पास आता है। अगर बात करें अल्कीन्स की, तो अल्कीन्स में क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप इसका होता है कि डबल बॉन्ड हो बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। बात क्लियर होगी कि फंक्शनल ग्रुप क्या होगा कि डबल बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। ये डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम इथीन की। इथीन में क्या होता है कि 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, CH2 CH2 ओपन करके लिखें तो C डबल बॉन्ड C, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, CH2 CH2 ये किसका फार्मूला है, इथीन का। इसको इथीन क्यों कह रहे हैं, इथीन, इथ मतलब 2 कार्बन, इन मतलब कि डबल बॉन्ड है, यानी कि अल्कीन से आया है। ठीक है, तो इस तरह हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इथीन। अब बात ये करनी है कि जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। कैसे ये सिग्मा है और ये हमारे पास पाई है, इनमें क्या इसकी वो कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है, कैसे है। हम अल्केन्स का केस पढ़े हैं, हम सैचुरेशन का केस पढ़े हैं। वही बात हमारे पास एक बीकर है, 1 लीटर ऑफ वाटर इसमें मौजूद है। हमने क्या करना है, एक शुगर का जो स्पून है वो यहाँ पे ऐड करना है, फिर दूसरा भी ऐड करना है। सिर्फ हमने यहाँ पे 2 शुगर के स्पून ऐड करने हैं, यानी कि आप ये कह लें कि 1 लीटर जो वाटर है उसमें 4 शुगर के स्पून डिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हमने 2 जो है वो डिजॉल्व किए हैं, 2 हमने रहने दिए हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद बाद में उसको डिजॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो फिल नहीं हुई, जैसे सैचुरेशन में था कि फिल हुई है, पूरे का पूरे 4 हमने कर दिए, फिर नेक्स्ट उसकी फर्दर डिजॉल्विंग एबिलिटी ख़त्म हो गई है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि हम केस पढ़े अनसैचुरेशन का। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक सिग्मा है, एक पाई है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है। पाई बॉन्ड को हम तोड़ भी सकते हैं। सपोज करें कि हम एक पाई बॉन्ड को तोड़ें, ठीक
ठीक है। हम उसकी जब ब्रेकिंग कर रहे हैं हमारे पास क्या होता है कि मजीद अगर कोई कंडीशन अप्लाई करें ना तो हमारे पास जो सिग्मा पाई बॉन्ड होता है, क्योंकि वो कमजोर किस्म का बॉन्ड है, वो टूट जाएगा। तो हमारे पास जब अल्केन में हम बात कर रहे हैं इथीन की, तो इथीन का स्ट्रक्चर यही होता है ना हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2। चूंकि हमने कहा इसमें एक बॉन्ड एक होता है सिग्मा, दूसरा होता है पाई। अब ये एक स्ट्रॉन्ग है, ये एक वीक बॉन्ड है। ये वीक बॉन्ड होने की हैसियत से टूट भी सकता है, अगर हम थोड़ी सी भी कंडीशंस अप्लाई करें तो हमारे पास पाई बॉन्ड टूट जाता है, यानी कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या आया, हमारे पास इन दोनों के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल आ गया। अब इसने मजीद किसी चीज के साथ रिएक्ट करना है तो ये हमारे पास अगेन से सिग्मा में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर पाई बॉन्ड जो है वो एक वीक बॉन्ड है तो इसकी ब्रेकिंग भी हो सकती है बाय अप्लाइंग सम कंडीशंस, ठीक है। फिर हमारे पास इसके रेडिकल्स बनते हैं, वो अगेन किसी चीज के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है, ये अनसैचुरेशन है। यानी कि सैचुरेशन में वही बात हमने की थी कि हमारे पास 4 चम्मच डिजॉल्व हो गया, 5वां नहीं सकता, उसकी डिजॉल्विंग एबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि सैचुरेशन, सैचुरेटेड फिल होना। यहाँ पे अनसैचुरेशन है, फिल कोई चीज़ नहीं है, यानी कि हमने 2 चम्मच ही डालने हैं, मजीद 2 भी आ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में फिर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास पाई बॉन्ड को तोड़ के उसके रेडिकल्स बना के हम मजीद किसी चीज़ के साथ उसका रिएक्शन करवा के तो जो है इसको अगेन सिग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, अनसैचुरेशन का। अब यही प्रोसेस सेम है अल्काइंस में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अल्काइंस में क्या होता है हमारे पास। देखें हम एग्जांपल लेते हैं अल्काइंस की, अगर थोड़ी सी बात कर लें तो हमारे पास ये इसका फंक्शनल ग्रुप होता है कि 1 ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम, ठीक है, एंड दिस ट्रिपल बॉन्ड विल बी मोर देन 1, ठीक है, लेकिन एक का होना यहाँ पे जरूरी है। अब हम कह रहे हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं इथाइन की, यानी कि इथाइन में क्या होगा, हमारे पास 2 कार्बन होंगे, इथाइन, इथ मतलब 2 कार्बन 1 2, वाइन मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक होता है सिग्मा बॉन्ड, 2 होते हैं पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे बाय अप्लाइंग सम कंडीशन, वो जो बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड हमारा टूटा, हमारे पास ये रेडिकल्स बने, रेडिकल्स ने अगेन किसी चीज़ के साथ रिएक्शन किया तो हमारे पास अगेन से ये सिग्मा में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड जो अल्काइंस में है, अगर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करें तो वो बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो वो जब बॉन्ड टूटेगा तो फिर हमारे पास रेडिकल्स बनेंगे, रेडिकल्स जो होंगे वो मजीद किसी चीज़ के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास वो भी फिर सिग्मा में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस जो है वो अनसैचुरेशन का होता है, इनके हमें यहाँ पे ये समझ आया कि सैचुरेशन का और अनसैचुरेशन का क्या डिफरेंस है। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स को देखा कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हमारे पास पाई बॉन्ड क्या होता है ये बहुत वीक बॉन्ड होता है। हमारे पास सिग्मा जो होता है ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, किसकी हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, ऑर्बिटल्स की। पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, क्यों वीक बॉन्ड होता है, क्योंकि हमारे पास ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो कैसे हो रही होती है, वो हमारे पास पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही होती है ऑर्बिटल्स की, इसलिए हमारे पास पाई बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों होता है कि हमारे पास ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो हेड टू हेड हो रही होती है, ठीक हो गया। अगली बात हम जो कर रहे हैं ये थोड़ी सी बहस, थोड़ी सा इंट्रोडक्शन हमने देखा अल्केन्स का, क्योंकि अल्केन सैचुरेटेड है तो हमने उस हवाले से थोड़ा सा अनसैचुरेशन का भी देखा, अल्कीन्स में भी और अल्काइंस में भी। अब हमारा जो अल्केन में सेकंड पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, वो क्या है हमारे पास कि अल्काइंस को हम कहते हैं पैराफिन्स। अल्काइंस को हम पैराफिन्स भी क्यों कहते हैं, क्योंकि पैरा का मतलब है लिटिल, अफिन्स का मतलब है अफिनिटी या फिर आप कह लें रिएक्टिविटी या आप कह लें अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि लिटिल अफिनिटी। क्योंकि हमने ये बात पढ़ लिया कि अल्केन्स में बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। इसमें जो मीथेन का अगर बात करें तो मीथेन में कार्बन की टेट्रावैलेंसी बिल्कुल सेटिस्फाई है, मजीद किसी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करेगी, वो अपने सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ सेटिस्फाई है और टेट्रावैलेंसी के साथ अपनी वो बिल्कुल मुतमईन है। पैराफिन में क्या होता है कि लिटिल अफिनिटी यानी कि कम रिएक्टिविटी, अफिनिटी हमारे पास रिएक्टिविटी भी होती है, यानी कि कार्बन के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे,
हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है इनकी हाइड्रोजन के साथ इसका ऑक्टेट पूरा करवा दिया, मीथेन का स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। इसमें सिग्मा बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। अब हमारे पास जो सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, ये हमारे पास बन जाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो होती है ना, इन सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के बनने से कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी हमारे पास इस तरह सेटिस्फाई होती है। ठीक हो गई, ये बात हमने पीछे कर ली है। बात करते हैं कि जब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है, ये खुद मुतमिन है अपनी इस बॉन्डिंग के साथ, अपने इन सिंगल सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, तो इसको मजीद किसी चीज के साथ रिएक्शन की जरूरत है ही नहीं है। ठीक है, इसकी लिटिल रिएक्टिविटी है, इसको मजीद फर्दर किसी चीज के साथ रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास था कि पैराफिन्स अल्केन्स को कहते हैं। अब बात आती है हमारे पास थोड़ी सी नेमिंग की। आपको याद होगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब एक टॉपिक पढ़ा था नेमिंग का, हमने डिफरेंट उसका देखा था, होमोलोगस सीरीज का देखा था। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरल फार्मूला अल्केन्स का, तो इसको रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने जनरल फार्मूला अल्केन्स का जो है सॉल्व भी किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, अब हमारे पास जो n होता है ये क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो हमारे पास अगर तो मॉलिक्यूलर फार्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है, ठीक है, और ये कहा गया है कि आपने इसका नाम बताना, तो हम कैसे बताएंगे? और अगर हमें नाम गिवन है तो कहा जाए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या स्ट्रक्चरल फार्मूला बताएं, तो वो कैसे करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है पेंटेन। उन्होंने कहा है ये पेंटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप हमें दें। अब आपको इतना पता है कि ये फार्मूला है अल्केन्स का। कैसे पता चला कि अल्केन्स का फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि एन पे है एन। ठीक है, पेंट मतलब हमारे पास था प्रीफिक्स और एन मतलब हमारे पास था सुफिक्स। किसका? अल्केन का सुफिक्स। तो हमें समझ आ गया कि ये पेंटेन यानी कि अल्केन की बात हो रही है। हम यहाँ पे अल्केन का CnH2n+2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास पेंटेन में इतनी समझ भी आ रही है कि पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? 5। तो इसमें पहले तो वैल्यूज पुट करेंगे। कार्बन n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H2n अगेन 5+2, C5H 5 2s are 10, 10+2 12। तो क्या इसका बना हमारे पास? C5H12। ये इसका हमारे पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर इसको हम स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा हमारे पास? देख लेते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला को इसमें पुट करके। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। टर्मिनल के पास 3 हाइड्रोजन, इस टर्मिनल कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन, सेंट्रल के पास 2 हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 पूरे हो गए। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन भी हो गए। हमें ये समझ में आया कि अगर हमें पेंटेन नाम दिया होगा तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करें। ठीक हो गया। लेकिन इसके अपोजिट ही अगर हमें उन्होंने पेंटेन का स्ट्रक्चर दिया हो और कहा हो कि इसका नाम बताएं कि कौन सा ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है। सपोज करें आपको वो कह रहे हैं कि हमारे पास है C5H12, इसका नाम बताना है। तो आपको इतना पता है कि हमारे पास जो कार्बन है, इस 5 कार्बन है तो इसका क्या नाम होगा? पेंट। ठीक है, अब ये नहीं पता कि ये एन है, इन है या फिर वाइन है। तो हम क्या करेंगे? जब ये केस दिया होगा ना तो हमने अल्केन का भी जनरल फार्मूला पुट करना है, अल्कीन का भी और अल्काइन का भी। क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये अल्केन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे अगर अल्केन का फार्मूला पुट करें C5H2 C5H 5 2s are 10, 10+2 12। तो यही चीज हमारे पास आ गई। तो हमें क्या समझ में आया कि ये क्या है? पेंटेन। ठीक है, अगर हमारे पास ना पता हो कि अल्केन है, अल्कीन है या फिर अल्काइंस है, तो हमें इस सूरत में तीनों के फार्मूलास को पुट करके, उनकी वैल्यूज पुट करके, तो फिर आइडेंटिफाई खुद करना होता है कि हमारे पास जो गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किसका है? वो पेंटेन है, पेंटीन है या फिर पेंटाइन है। ठीक हो गया। मजीद एक और एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास अल्केन्स की ही, कि अल्केन्स के जनरल फार्मूलास को हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास है हेक्सेन। तो आपको इतना पता है कि हेक्सेन में 6 कार्बन है। एन जो है हमारे पास अल्केन की बात हो रही है, तो 6 कार्बन है और एन की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा? 6 कार्बन है। आपको इतना पता है कि
ये और ये कार्बन टर्मिनल कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन के साथ तीन तीन क्या लगे होते हैं, हाइड्रोजन। सेंट्रल के साथ हमारे पास दो दो हाइड्रोजन लगे होते हैं। तो कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 हाइड्रोजन हैं और कार्बन 6 हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इसका हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक हो गया। तो ये इस तरह हम जो है अपने अगर स्ट्रक्चर दिया होगा तो नाम दिया होगा तो हम इसका स्ट्रक्चर बता सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स। अब थोड़ी सी बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास ये होमोलोगस सीरीज, हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिली है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज का हमने पीछे बहुत डिटेल में बात की है, यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक फैमिली होती है हमारे पास, यानी कि इसमें क्या होता है कि सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑल फंक्शनल ग्रुप्स वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो अगर बन रहे हैं बाय होमोलोगस सीरीज से, तो जितने भी उसमें कंपाउंड होंगे ना उन सारों का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास सेम होगा, सिंगल सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें होमोलोगस सीरीज में एक और बॉन्ड, एक और हमारे पास पॉइंट आता है, एक और बात आती है, वो ये है कि इसमें जो हमारे पास कंसेप्टिव नंबर्स होते हैं ना उसमें CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 का डिफरेंस होता है, कैसे होता है, ये डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। हम होमोलोगस सीरीज की अगर बात करें तो पहले सीरीज थोड़ी सी ड्रा कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, इतनी ड्रा करते हैं। आगे हमारे पास हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डिकेन की भी बात आएगी। हमने समझना है कि हम कह रहे हैं कि इस हर एक में CH2 का डिफरेंस है। देखते हैं कैसे। इन दोनों की बात करें तो ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, यानी कि कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, तो 2 में से 1 माइनस करें 1। ये हाइड्रोजन 4, ये हाइड्रोजन 6 में से 4 माइनस करें तो क्या आएगा 2। तो क्या हो, 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो क्या हो गया CH2। अब अगर इन दोनों की बात करें, 3 कार्बन 2 कार्बन, 3 में से 2 निकालें तो कार्बन कितने रह गए 1। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, 8 में से 6 निकालें तो कितने हाइड्रोजन बाकी रह जाएंगे 2। तो ये क्या होगा, 1 लिखने लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा CH2। इन दोनों की बात करें तो कार्बन 4 और कार्बन 3, कार्बन 4 और 3 में से इसको माइनस करें, 4 में से 3 माइनस करें तो क्या आएगा हमारे पास 1। और हाइड्रोजन 10 है और ये हाइड्रोजन 8 है, 10 में से 8 निकालें तो क्या आएगा हमारे पास 2। इसको लिखने लिखे फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ गया CH2। इनकी बात कर लेते हैं, कार्बन 5 कार्बन 4, 5 में से 4 निकालें तो कितना बचता है 1। हाइड्रोजन 12 और ये हाइड्रोजन 10, 12 में से 10 निकालें तो क्या बचता है 2। तो ये लिखने लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये कह सकते हैं ना कि होमोलोगस सीरीज में हमारे पास अगर कंसेप्टिवली बात की जाए तो हर एक में CH2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है कि CH2 का डिफरेंस तब ही पॉसिबल हो सकेगा जब हमारे पास ये सीक्वेंस होगा। फर्ज करें ये सीक्वेंस नहीं है, हमारे पास कंसेप्टिव मेंबर वही होते हैं जिसमें सीक्वेंस हो, 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर हमारे पास हो ना 1 3 7 5 9, तो ये हमारे पास कंसेप्टिव मेंबर्स नहीं होते, ये हमारे पास कंसेप्टिव सीरीज है। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एक सीरीज थी तो हमारे पास CH2 का डिफरेंस आया। अगर सीरीज ना होती हमारे पास ये डिफरेंस ना आता। ठीक है, अगली हमारा जो छोटा सा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स टॉपिक में, वो है सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। थोड़ी सी बात करेंगे कि सोर्सेज ऑफ अल्केन्स क्या होते हैं, जनरल सी बात है, या आप इसको खुद ही याद करना है। मैं आपको एक दफा पढ़ के बता देती हूँ कि सोर्सेज ऑफ अल्केन्स होते क्या है, कि अल्केन्स का सोर्स क्या है, अल्केन्स हमें कहाँ से मिल रहे होते हैं। सोर्सेज ऑफ अल्केन्स, सबसे पहली बात वो ये कर रहा है कि हमारे पास जिसका मेन सोर्स है अल्केन्स में, अल्केन्स का जो मेन सोर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, दूसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि मीथेन जो हमारे पास है
वो 85% नेचुरल गैस से बन रही होती है। 85% किससे बन रही होती है? नेचुरल गैस से। ठीक है, अगर सोर्सेस में थर्ड पॉइंट वो कह रहा है कि ऑल द अल्केन्स आर ऑब्टेन्ड कमर्शियली, जितने भी अल्केन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं कमर्शियली वो कहाँ से आते हैं? बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। किससे आ रहे होते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया थर्ड पॉइंट। अगला पॉइंट वो कह रहा है कि मार्श गैस जो होती है हमारे पास इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल मैटर कंटेन्स मोस्टली मीथेन। ठीक हो गया, अगली बात वो कह रहा है कि हमारे पास जो फ्यूल गैसेस हैं वो ऑब्टेन होती हैं फ्रॉम कोल गैस, जिसके अंदर अल्केन्स होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारे पास वो क्या कह रहा है कि मीथेन जो होती है वो किस में होती है? गोबर गैस में होती है, सीवेज गैस में होती है, बायोगैस में होती है, विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास मीथेन कहाँ से आ रही है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है। ये हमारे पास कुछ मेन सोर्सेज थे अल्केन्स के। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? हमारे पास बात आती है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसमें हाइड्रोजनेशन होगी और हमारे पास रिडक्शन होगी। फिर हम देखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और हमारे पास अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। हमने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया है? हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स, अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड में देखा, अनसैचुरेशन में देखा विद एग्जांपल, जिसको हमने एक्सप्लेन किया, इस कॉन्सेप्ट को हमने लिया। फिर हमने बात की जिन्हें फार्मूला की, फिर हमने नाम दिया उसको स्ट्रक्चर से भी और उसके नाम से भी। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट में कि हमारे पास अल्केन्स के सोर्सेज क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, वहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड्स। अल्लाह हाफिज़।